तो रात को आप बैठ के, जिस दिन में डाउट सेशन नहीं लिया तो आप फ्राइडे को बैठ के अपना टेस्ट देंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल टेस्ट के लिए आप लोग लिख लिए चैप्टर कौन कौन से हैं। जो आज क्या है, आज है हमारा ट्यूसडे है ना, फ्राइडे को लिख लीजिए। फ्राइडे को जो टेस्ट होगा, अरे मोनिका वो टेस्ट आप बाद में भी दे सकते हैं। सर हाँ श्रुति। सर मैं वो कह रही थी, जो डेली हर संडे मतलब हर संडे जो टेस्ट होता था नीट या सीयूटी के लिए जो टेस्ट होता था, वो वापस कब होगा स्टार्ट होगा? वो बोर्ड्स की वजह से 12 रुक गया था ना। 12 अप्रैल से। ओके सर, थैंक ओके, यू। पर सर 12 अप्रैल से फुल मैं एफएसटीज हो बता गए रहा ना, हूँ, सुनो 11 सुनो प्लस सुनो। 12। तो अभी देखो वो है, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो पर जो अपने सब्जेक्ट का है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, ठीक है, तो जैसे अपना फिजिक्स है, तो फिजिक्स में तो हमें मालूम है ना कि हमने क्या कर रखा है, तो उसका अलग टेस्ट रख लेते हैं वीकली। ओके सर। ओके, तो उसमें जैसे अभी कुछ चैप्टर्स हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया, करंट ले लिया, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए अपने, 3 चैप्टर रखते हैं हम लोग, नहीं 2 चैप्टर रखो अपने +2 के, और 2 चैप्टर हम रख लेते हैं +1 के। तो मैं बता देता हूँ, तो चैप्टर्स पहले आप लिख लीजिए टेस्ट के, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो टेस्ट के लिए पहला 12th से कौन कौन सा चैप्टर पकड़े बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट। पकड़ लीजिए, और दूसरा करंट पकड़ लेते हैं, चलेगा। यस सर। यस सर। चैप्टर पकड़ना है इसकी जगह। चैप्टर 4 कौन सा है, नाम बोलो। अभी मत पकड़ो, अब अभी मत करो उसको, मेरी बात मानो, अभी मत करो, ठीक है। और 11th में बोलो, 11th में हम ले लेते हैं एक लॉज ऑफ मोशन ले लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास और एक सेंटर ऑफ मास ले लें। ऑफ मास। यस सर, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, अपने 4 यूनिट्स हैं बच्चा, इनके हम एक फ्राइडे को एक टेस्ट रख लेते हैं। तो टेस्ट का जो टाइम होगा उसमें हम क्वेश्चन डालेंगे, अराउंड 30 क्वेश्चन ही डाल 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन डाल देते हैं, पर टाइम 1 आवर का रखेंगे। ओके सर। टाइम 1 आवर का रखेंगे। क्वेश्चन 45 ना, 45 क्वेश्चन रखो ना फिजिक्स के। हाँ सर, मतलब 45 रख लो। मतलब 15 पर, सुनो ना, ऐसे हो जाएगा ना कि ऑन एन एवरेज सब में 10-10 क्वेश्चन आ जाएंगे सभी चैप्टर यूनिट से। और बता दूं, तैयारी करनी है तो आराम से प्रीवियस ईयर से करो। ओके सर। 30 ईयर पकड़ लो, 40 ईयर पकड़ लो, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा करने के लिए, आपके पास अभी 2 दिन 3 दिन हैं पड़े हुए हैं। अगर आप रोज के 10-12 क्वेश्चन भी लगाते हो ना, 10-15-20 क्वेश्चन लगाते हो, तो भी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वही आपने प्रीवियस ईयर ही लगाना है बस। ओके सर। और सर आप जो क्वेश्चन दे रहे हो वो कर लेते हैं बस। हाँ वो कर लेना, नहीं उसको तुम प्रैक्टिस कर लिया तुमने फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर। ठीक है, उसको बस एक बार नजर लगा लेना, बस नजर लगा ली, बस बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपने प्रीवियस, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हम कर ही रहे हैं। हाँ सर। समझे मेरी बात, इस स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो बढ़िया रहोगे। चलो अभी शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अभी देखो ऐसा है, थर्मोडायनेमिक्स आज अपना तीसरा दिन है और तीसरा यूनिट अपना चल रहा है, और रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। अभी मोनिका उसको रहने दो बेटा, अभी प्लीज उसको ना ज्यादातर उसमें कुछ मत करो, अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर करो और जो क्लासेस में चल रहा है वो पढ़ो, एक्स्ट्रा कोई बुक मत पढ़ो। सर प्रीवियस ईयर भी दिशा की या एमटीजी की? है बेटा, प्रीवियस ईयर दिशा की या एमटीजी? किसी की भी पकड़ लो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस अभी क्वेश्चन सेम रहते हैं। एमटीजी करनी, एमटीजी कर लो, अरिहंत करिए, मतलब कुछ भी आप कर लो, मिल जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग आयशिका। प्रीवियस ईयर तो सब में सेम ही होता होगा सर। हाँ सब जगह सेम है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो यार। देखो दिन में तुम अगर 30-40 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव लगा लेते ना फिजिक्स के प्रीवियस ईयर वाले, भाई तुम लोग धन्य हो जाओगे, याद करोगे भाई सर मजा आ गया। हाँ इसका ऐसा है कि मैं टेस्ट शुरू करने वाला हूँ, तो अभी हमारे एफएसटी थोड़े लेट होने वाले हैं, वो 12 अप्रैल से होंगे। उससे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अपने, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसका फ्राइडे को मैं एवरी फ्राइडे को आपका एक टेस्ट रख लिया करूंगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने उसको रब कर दिया क्या, ये इसका इसको लिख लो। ये चैप्टर्स हैं जो फ्राइडे को आने वाले हैं, और ये सारा कहां से पढ़ना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना रिवाइज। और कुछ नहीं करना तुमने। और टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन आएंगे, वरना ऑन एन एवरेज 10-10 क्वेश्चन, 11-11 क्वेश्चन सभी चैप्टर से आ जाएंगे। हाँ बेटा, फ्राइडे को ले रहा हूँ ना, 3 आवर सर, आवर 3 डेज में ले लो टेस्ट, मतलब कैसे? अच्छा, तीनों का टेस्ट लेना है क्या जुबे, ये बात कर रहे हो क्या आप? सर वो हर तीसरे दिन ले लेते हैं। तो कैसे करें फिर आप बोलो, हफ्ते में 2 लें फिर या 3 लेते हैं टेस्ट? सर 2 हफ्ते में 2 रख लीजिए। चलो हाँ, हफ्ते में सर। 2 टेस्ट लेते हैं। तो फिर इसको डिवाइड कर दो फिर चैप्टर को। हाँ सर, ये कर सकते हाँ हैं। सर, एक बार 12th है ना, रखेंगे, एक बार 11th 4 रखेंगे। यूनिट है ना, एक साथ 4 यूनिट देने का मतलब कोई नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। सर दो सर दो। एक बार 11th डिवाइड क्लास कर का दो, ले लीजिए, एक बार 12th क्लास का ले लीजिए। हाँ सर, ऐसा कर लो। ठीक है। हाँ सर। तस्वीर यस ठीक है, सर, ये ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ पहले किसका दें, कल कल किसका रखें? सर 11th का रख लेते हैं। 11th का। 12th चलो का। कल 11 का रखते हैं। तो ये चैप्टर याद है सभी को? सर 11th। चलो कल से कल 11 का टेस्ट है, और सैटरडे को हम रख लेते हैं 12 का, ओके सर। ओके है ना? सर। तो एक बार ना मैं चलो अभी क्लास के बाद में डिस्कस करके इसको फिनिश करूंगा काम। चलो आ जाओ। हाँ राधिका बोलो बेटा। सर परसों रखा था ना टेस्ट, यस है सर, बेटा? परसों। परसों और फिर फ्राइडे, मतलब परसों थर्सडे और फ्राइडे। परसों मतलब है आपका अपना है, आज थर्सडे। क्या है, ट्यूसडे ना? सर आज ट्यूसडे है थर्सडे ना? को, थर्सडे को, ओके सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, एवरी थर्सडे हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और सैटरडे जैसे को। अभी आज डाउट सेशन हो गया, कल डाउट सेशन हो जाएगा रात को, फिर परसों डाउट सेशन नहीं होगा, टेस्ट हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो अभी शुरू करें यार, अभी 2 मिनट पहले खत्म करें चैप्टर, बड़ा बढ़िया चैप्टर करते हैं। हाँ मैं कर देता हूँ, प्रॉपर मैसेज डाल देता हूँ मैं आपको। देखो यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हीट से, एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से आपस से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें जो जो हमें चीजें पढ़नी है बहुत आसान आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर बहुत छोटा है, फटाफट पकड़ते हैं। इसमें जो जो चीजें हमें पढ़नी है उसको मैं टिक लगाता हूँ, जिस पे आपने फोकस करना है वो आप ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे इसके ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा आप ध्यान देंगे हीट इंजन, कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी और रेफ्रिजरेटर, ये 3 कंसेप्ट्स हो गए। और यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर आप ध्यान देंगे। इसके अलावा आपको ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे भी गए तो एक आधा क्वेश्चन ही आएगा। इनमें से 4 टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी पकड़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 और 5, ये बेसिकली 1 ही है, मतलब ये सारा पार्ट एक ही होता है, पर फिर भी उसको अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में आपको पकड़ बनानी है और इनके ही न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे बढ़िया बात है इन्हीं के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, ओके। तो जो सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ वो डिटेल में होते हैं, ठीक होते हैं, समझ आते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ डाउट्स कम ही आते हैं चैट बॉक्स में अभी, मतलब सोल्यूशन बड़े जबरदस्त दिए हुए हैं। अच्छा सुनो, अब जीरो थ्रो क्या होता है? जीरो थ्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास 3 सिस्टम है, ए बी सी, 3 सिस्टम्स आप देख रहे हैं अपने इसके ऊपर, और ए बी के बीच में एडिबैटिक वॉल्व है। अब एडिबैटिक वॉल्व का मतलब होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इसमें हीट का मतलब ए और बी के में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, पर एसी चाहे वो बीसी दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा। मतलब चाहे ए और बी से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, पर एसी और सीबी से ये ट्रांसफर हो सकती है। तो एट लास्ट क्या होगा, इन सभी की जो हीट है एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी का, इसे देखना। ठीक है, तो
एक टाइम के बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ आया सभी को? Yes. सर। अब है हमारे पास, इसको ज्यादा नहीं करना है, अब हमें करेंगे बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म्स के बारे में क्या है हमारे पास, सीधा सीधा पढ़ते हैं। हीट, हीट क्या होती है बेटा? देखो ऐसा है, मैं समझाता हूं। ये देखो, ये है सिस्टम और ये है बाहर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एनर्जी होती है बेसिकली, जब एनर्जी क्या होती है, चाहे ट्रांसफर हो चाहे आए, ये क्या हो रही है, एनर्जी। जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इसका टेम्परेचर कुछ अलग है, और इसका मान लो टेम्परेचर कितना है टी, तो इसका कितना है टी डैश। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो इसमें ट्रांसफर होता है एनर्जी का, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट। सब कुछ समझ आ गया? यस सर। आगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, ये होती है बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी सिस्टम में, वैसे ये बेसिकली होती तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक है, पर हम इसमें क्या मान के चलेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना सिस्टम है, अब क्या होगा, जितने भी अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, सर मूव करेंगे, मूवमेंट वाइब्रेट करेंगे या मूव करेंगे। तो ये जो एनर्जी है इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। सर एक बार ये वाली रिपीट कर दीजिए। एक सेकंड बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 म्यू आर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ये इंटरनल एक बार दोबारा बता दीजिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी, मान लो हमने किसी को हीट दिया, पार्टिकल्स क्या हुआ, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू हुआ, उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम में, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। समझा सभी को ना? अगर मान लो टेम्परेचर बदल रहा हो, अब यहाँ पर देखो सारी चीजें कांस्टेंट है यार, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बदल कौन रहा है, टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बदलेगा तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होगी, वो भी चेंज होगी। सबको चमक गया ना? यस सर। Yes, sir. अब हम करेंगे वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है यार, यहाँ पर समझना मेरी बात को, वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब ये होता है यार, सर देखो मेरी बात सुनो, तुमने किसी सिस्टम को हीट दिया, तुमने किसी सिस्टम को क्या दिया, हीट दिया। हीट देने से उसमें क्या क्या चेंज आएगा, फिजिकली चेंज बताओ कौन कौन से आ सकते हैं उसमें, उसका वॉल्यूम बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब दे रहे हैं तो दो चीजों के ऊपर आपको ध्यान, आपका दिमाग चलना चाहिए, दो चीज हमेशा। आपने किसी बॉडी को हीट दिया, आपके एक कान खड़े हो गए किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, और दूसरा कान खड़ा हो गया वर्क के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस ठीक है, मतलब अगर हम किसी बॉडी को अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो दो चीजें बदलेंगी, कौन कौन सी, सर एक इंटरनल Work. और वर्क। ठीक है, वर्क क्यों बदल रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बदल रहा है। ठीक है, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूं तुम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम है, ये सिस्टम है अपने पास, और यहाँ पर एक पिस्टन रख रखा है, ये पिस्टन है अपने पास, कौन है राइट, ठीक है। तो ये अपने पास सिस्टम है, ओके, ये पूरा सिस्टम है अपने पास, और ये पिस्टन लग रखा है। अब मान लो मैं इसको हीट दे देता हूं, हीट देने से क्या होगा, ये जो पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर की side चला जाएगा. मान लो डीएक्स शिफ्ट हो गया, उसका एरिया कितना नीचे की तरफ, ए हो गया। तो अगर मैं बोलूं इसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, तो पहले पहले देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
प्रेशर इनटू एरिया, एरिया को ठीक है, ये समझ आ गया सभी को नहीं? यस सर। फोर्स का फॉर्मूला कितना है? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर तो पड़ रहा है ना, पिस्टन लगा है तो पिस्टन क्या डाल रहा है? प्रेशर। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो बेसिकली क्या होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। अगर मुझे पूरा निकालना है, अगर मुझे पूरा निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? इसकी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, सभी को कि नहीं? यस सर। वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता लग गया? यस हाँ सर। इंटरनल का फॉर्मूला सभी को पता लग गया? यस सर। यस सर। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? ये बता दूं, ये क्या है? Temperature. नंबर ऑफ टेम्परेचर। मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। चमका। बढ़िया। अभी हमारे पास यस अब देखो वर्क डन ऐसा है यार, बेसिकली ये जो वर्क डन है यहाँ पर, ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जहां पर यूज होगा, इसका मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसका जो वर्क डन कहां डिपेंड करेगा? इनिशियल इनिशियल और फाइनल। हाँ। मतलब सर जो यहाँ पे वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है। हाँ कह सकते हैं, लॉस नहीं, पर अभी अभी ट्विस्ट है यहाँ पर, डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल स्टेट्स ओनली। इसे उसी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट्स के ऊपर। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। दूसरा आते हैं, अगर अब यहाँ पर एक चीज समझ नहीं होगी, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये मान लो अपने पास सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग्स है, ये हो गया सिस्टम, और बाहर क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अच्छा ओके, जैसे अब सराउंडिंग्स क्या होगा, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब इसका हमें वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इसका मतलब होगा कौन किसके ऊपर काम करेगा? ये काम करेगा। रुको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि डाउट्स ना रहे यहाँ पे। देखो, वर्क डन by the system it takes पॉजिटिव। इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या कर रहा है उसका? इंक्रीज कर रहा है। और यहां पर ऑन द सिस्टम जब आएगा, इसका मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, साइन कन्वेंशन को हमें याद रखना है। पर अभी भी रुक जाओ, अभी साइन कन्वेंशन हम और बेटर करेंगे, इससे भी बेटर एक साइन कन्वेंशन है मेरे पास, वो करते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, अभी आप मुझे इसका आंसर देंगे। मैंने अभी आपको क्या सिखाया है कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो कौन सी दो चीजें बदलती हैं? एक तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी बॉडी को हीट दूंगा तो उसकी पोटेंशियल, मतलब उसकी जो एनर्जी और उसका वर्क डन चेंज जाएगा। इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा। अब यही हमने बोला। अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें बढ़िया से समझने हैं, तो साइन कन्वेंशन ही मेन है यहाँ पर। आई थिंक आपके केमिस्ट्री में थोड़े अलग होते हैं, यहाँ पर थोड़े अलग होते हैं, मुझे लगता है साइन कन्वेंशन थोड़ा मुझे लगता है फर्क होता है यहाँ पर। तो अगर मैं हीट पॉजिटिव कब लेंगे, ध्यान रखना, जितनी हीट वो रिलीज करेगा उतनी ही गेन करेगा। मान लो जितनी गेन करेगा उतना ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, यार कॉमन सेंस है, मैं सिस्टम को क्या देना, हीट दिया तो क्या हो जाएगा?
वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं पॉजिटिव हम। व्हेन हीट सप्लाइड, उतनी ही निकल जाएगी जब क्या करेंगे, उसमें से हीट क्या होगी, रिजेक्ट। नेगेटिव व्हेन हीट रिजेक्टेड। समझे सभी लोग कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो दोनों बराबर है। अच्छा आगे चलते हैं। सर बोलो बेटा। सर अभी हमने ऊपर देखा, अगर हम किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, हम्म ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वहां पे नेगेटिव आ रहा है वर्क डन, हम्म। और अगर सिस्टम द्वारा हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। मैं बताता हूं, अभी इसी चीज को यहां पर मैं काउंटर करूंगा यहां पर। ठीक है, 2 मिनट दो राधिका, अभी इसको हम लेते हैं इस पॉइंट को। अब हम बात करें इंटरनल एनर्जी की। तो मुझे इंटरनल एनर्जी बताइए, पॉजिटिव कब होगा? इंक्रीज क्या इंटरनल एनर्जी कब? देखो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज इंक्रीज चाहे घटाओ चाहे बढ़ाए, पर दोनों में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। व्हेन टेम्परेचर, जब इसमें टेम्परेचर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज अब जैसे अभी राधिका ने मेरे को पूछा, उसको भी काउंटर करते हैं, वक्त वाली बात को लेके आता है। अगर एक्सपेंड होता है, अगर सिस्टम एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसके लिए क्या लेना चाहिए राधिका, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर कॉमन से हीट देंगे, साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको पॉजिटिव। अगर उतना ही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए मैंने कहा राधिका, ऊपर वाले साइन कन्वेंशन को अभी मत समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करो। मतलब समझा? यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जो डेल्टा थीटा था, जब हमने से हीट उसमें से रिलीज हुई, तो ये एक्सोथर्मिक मानेंगे एक तरीके से, इसलिए नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल। और डेल्टा यू नेगेटिव नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर का लॉस हो रहा है। यस, ये देखो मैं यहाँ पर लिख दिया, जो तुमने बोला है ना, वो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, आपने +1 में थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया क्या? क्या सर नहीं पढ़ा ना? तो जब पढ़ोगे तो वहां पर वो साइन कन्वेंशन थोड़े अलग है, पर यहाँ ये वाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे रुको, एक सेकंड रुकना। ओके, इफ आई आस्क यू, किसी सिस्टम को हीट देने के कितने तरीके हो सकते हैं? बताओ, किसी सिस्टम को हीट देने के कितने तरीके हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं किसी सिस्टम को हीट देना चाहता हूं, कितने तरीके हो सकते हैं? सब लोग लगाओ, तुक्का लगाओ, कोई बात नहीं है। सर 3 कोई भी नंबर लिख दो यार, कोई भी। व्हाटएवर। ओके, मैं बोलता हूं, किसी भी सिस्टम को हीट देने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। किसी भी सिस्टम को हीट देने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी बॉडी को हीट दूंगा, सिस्टम को, उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? सर अगर हीट देंगे किसी सिस्टम को तो वर्क चेंज होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और मोलर स्पेसिफिक हीट भी तो बदलेगी। हाँ, पर मोल के मोलर अकॉर्डिंग बदलेगी। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? The amount of heat required to increase the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius. हाँ, जब हम किसी मोल का टेम्परेचर क्या करें, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो जितना हम उसको हीट सप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। समझे सभी लोग? यस मतलब सर हमने यहाँ पर हमें ये बात कंफर्म हो गई है, जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, मतलब जब हम किसी को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसमें 3 चीजें जो बेसिकली बदलने वाली हैं, मतलब जो चीजें हैं, वेरिएबल चीजें कौन कौन सी हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, और क्या है,
मतलब प्रेशर, भाई बात सुन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलेंगे, ये तीनों वेरिएबल्स हैं। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर ये तीनों बदलेंगे तो इनके कारण वर्क डन भी बदलेगा, हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट भी बदलेगी, Yes, sir. इंटरनल एनर्जी भी बदलेगी, यस सर। ये तीन चीजें बदलेंगी ना। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है, हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं। सारे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस सिखाऊंगा, उसका फॉर्मूला याद करना है जो सबसे टफ है, उसके लिए काम करना पड़ेगा हमें। बराबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में आओ। इसमें क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, आइसो का मतलब क्या है, Same. आइसो मतलब Same. ठीक है। और थर्मल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखना है, Constant. Constant. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको याद हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सभी को फॉर्मूला याद है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर रहा हूं यार, इसको 1 मोल ही लेंगे और आर की वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, राइट। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो अगर ये कांस्टेंट चला गया तो क्या लिखेंगे, यही होगा। मतलब लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, Yes. चलेगा ना। Yes, sir. अगर यहाँ पर अब यहाँ इसके रिगार्डिंग जो चीजें हैं, टेम्परेचर की बात की जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट बदलेगा क्या, तो देखते हैं यहाँ पर, पहले ग्राफ देखते हैं उसका, पहले हमें ग्राफ भी चेक करना है उसका। सर आपने ये n की वैल्यू 1 क्यों, हाँ बेटा, n अरे की वैल्यू हम गैस को एक 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 पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं ना, कि यार हमें पास 1 मोल की बात करते हैं। अगर 1 मोल का निकल गया तो बाकी का निकालने में क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में मैंने देखा है जिसका हीट ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा. समझ आया ग्राफ, सबको दिखा ग्राफ। Yes, sir. ये किसका ग्राफ है ये, है। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या बदलना है, सबसे पहली बात है, सबसे पहले किसमें इफेक्ट पड़ेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट में फर्क पड़ेगा। किसमें फर्क पड़ेगा, Molar heat cap. Molar specific. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मैं बताता हूँ, फॉर्मूला लिख लो, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। तो कई बार क्वेश्चन में अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा क्यू निकालना आ जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C cross M delta T. तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये मतलब ये अल्टरनेट में लिख दिया है, ऊपर की तरफ अल्टरनेट फॉर्म में लिख दिया है। अब ये फॉर्मूला में अब यहाँ पर कौन सी चीज नहीं बदल रही है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर तो कितना आंसर आएगा भाई आपके पास, तो कितना आंसर आया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 फिर इनफिनिटी 1/2। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। अगर मैं अब स्लोप देखता हूं, अगर अब देखो यहाँ पर मेरे पास कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ से हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालते हैं, स्लो स्लोप। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ या कर्व कह लो आप। तो क्या बनेगा आपके पास, डीपी बाय डी, और यहां पर हमें मालूम है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो आगे कौन साइन आ जाएगा, माइनस। अब मुझे निकालना है वर्क डन। तो क्या हमने क्या क्या निकाल लिया है, मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब आगे क्या निकालना है, कौन सी चीज रह गई, और राधिका बोलो। सर ये जो भी आपने ऊपर ग्राफ बताया था हमें, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये हमारा रिलेशन हीट का अरे यार एक सेकंड रुको 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 रुको, एक सेकंड रुकना, ये रहा ये ग्राफ यार, ग्राफ गलत बन गया। वही मैं कह रहा था, मेरे को नहीं आया इसमें। हाँ ये एडियाबैटिक का मैंने कवर कर दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, एडियाबैटिक कवर हो गया यहाँ पर, ये देखिए। ओके, तो इफेक्ट तो टेम्परेचर का करना था, मैंने हीट का कर दिया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट निकालते हैं पॉइंट सारे, चलो पर बोलो। हमने तो टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। हाँ तो उसको अब ले रहे हैं ना, इसको ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया टेम्परेचर वगैरह का, अब उसको यूज करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताना क्या होता है, Delta Q by M delta T. ओके। क्या चीज नहीं बदल रही है, कितना आंसर आया,
इनफाइनाइट अगर infinity स्लोप निकालना हो तो क्या निकालेंगे भाई? माइनस पी बाई वी। अच्छा, तो यहाँ पर वर्क डन, ये तो स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया, अब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, हमने किया भी था। सर पी इंटीग्रेट डीवी हाँ, ऑफ पीडीवी, पीडीवी था। अब Yes, यहाँ sir. पर पीडीवी है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास एक ये आती है, पीबी की वैल्यू किसके इक्वल आती है भाई? nrt एनआरटी के इक्वल आती है। इसकी मैं प्रॉपर इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास लॉग आ जाएगा, एलएन है ना। डीवी की इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/b आता है, 1/b Yes, आता है। sir. अपर माइनस लोअर लिमिट करो, लॉग का सिस्टम बन जाता है। इसे क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वर्क डन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा किसका फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है, या हमें क्या लो हीट की इक्वेशन बनानी है। हीट की इक्वेशन कितनी बनेगी भाई, इक्वेशन ऑफ हीट। तो कौन कौन सी चीजें हम जरा काउंट कर लेते हैं, जो जो हमें बार पढ़ना है। पहला एक ये, दूसरा स्लोप, तीसरा क्या निकालेंगे, चौथा इक्वेशन। क्या था फॉर्मूला भाई? delta u plus delta v. तो यहाँ पर कौन सी चीज नहीं है अपने पास? इंटरनल Sir delta u टेम्परेचर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सारी बात छोड़ देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला बता देते हैं कितना होता है। तो चलो यहाँ ये समझो, यहाँ पर ये जो इंटरनल लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो सबका लिखा है। टेम्परेचर तो कौन देखो मैं बताता हूँ, जो हमारे पास है बेसिकली इंटरनल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे और जो हमारे पास वर्क डन है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास इक्वेशन, तो ये चार चीजें हमें इक्वेशन में पढ़नी है। सबको चमका? एक बार मोलर Yes, sir. दिखा यस सर। सर। हम्म, सर मोलर स्पेसिफिक दिखाना एक बार इसकी ये ऊपर। सर हमारी Sir, इंटरनल एक ही एनर्जी पूछी। 0 क्यों हो गई? बेटा क्योंकि टेम्परेचर जीरो है ना, क्योंकि आज थर्मल इंटरनल एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे। मैं सारी चीजें समझाता हूँ, साहिबा सुनो। चार चीजें पढ़नी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, फिर पढ़ेंगे स्लोप, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वर्क डन डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में क्या है, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ, वो लिख देना है निकाल के। तो जो भी आप ऊपर पढ़ रहे हैं ना, उसको उठा के यहाँ पर पुट करना है बस। सर मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आई, जो ये भी हाँ। आपने आइसोथर्मल का कर्व दिखाया है हमें, ये थर्मल मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो इस तरीके का ग्राफ कैसा आ रहा है? नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो हमें ग्राफ ले रहे हैं ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑलरेडी सराउंडिंग में और सिस्टम के बीच का जो टेम्परेचर है, अब हमने बढ़ाया घटाया नहीं है, Yes. वैसे का वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये हमने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन को दिखाने के लिए समझाया है। बिल्कुल, मैं ऐसे समझाऊं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V, है ना, P इनवर्स सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, मैंने बताया था आप लोग को, हमेशा कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला का। कौन सा? हाइपरबोला बनता है इनवर्स रिलेशन। हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे। यस याद आया सभी को? यस सर। यस सर। इसे बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो आप इसको ऐसे चेक, खुद ही चेक कर लिया करो। साहिबा अभी ठीक है, समझा? पर सर स्लोप इसका टेम्परेचर कैसे आ गया? क्या बेटा? इसका स्लोप टेम्परेचर कैसे मैं बताता हूँ दिया? ना, हमने इसको कांस्टेंट लिया है ना, मैं बताता हूँ मैं। यहाँ पर हम लेते हैं कांस्टेंट को, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या ग्राफ निकालना है बेसिकली, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ग्राफ लेते हैं, रुको 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 रुको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, हाँ, P को कांस्टेंट ले लेता हूँ,
इफ आई सी पी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आएगा mv। इसका मतलब क्या होगा, M is M is inversely inversely proportional proportional to V. अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा m और v का ग्राफ बना, तो कैसे बनेगा वो, to hyperbola. Hyper. तो ये जो हाइपरबोला की लाइन है बेसिकली ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है। Okay, sir. Okay, हाँ sir. हाँ, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ग्राफ का इशू है आप लोगों का, बट इट्स ओके, दैट विल बी ओके, हम कर लेंगे कवर इसको। ओके, आगे आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में अब मैं आपकी मदद करूँ या खुद ट्राई करेंगे आप? खुद। सर खुद चार करेंगे। चीजें हमें पता करनी है, मैंने बता दिया ना, वो चार चीजें पता करनी है। यस सर, खुद करेंगे। करो ट्राई, फिर चार चीजें पता करनी है, वो चार चीजें पता करो आप। अरे यार, कभी आपने आई थिंक 11th में भी ये नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है इतने ध्यान से। अगर आपको नहीं सर, क्लास में पता इतना समझ आ, अगर अब इतनी क्लास में इतना कुछ समझ आ रहा है, दैट्स मीन विच इज वेरी गुड। ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट चली मैं जाएगी? Sir, heat. हीट कांस्टेंट चली गई है। अब ग्राफ में बेसिकली, अब देखो यहाँ पर हीट कांस्टेंट है। अब कहीं पर भी अगर आप देखो, मेरी बात को यहाँ समझना, कहीं पर भी अगर आप देखो इक्वेशन में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हीट को मेंशन नहीं किया गया, कि किया गया है? नहीं। Sir, नहीं. नहीं किया गया। अगर हीट, अब मेरी यहाँ बात को समझना होगा सभी को, अगर हम हीट को यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पर हीट को कांस्टेंट लेते हैं तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनेगी कभी भी। ग्राफ तो Yes. समझ आ रहा होगा सभी को कि नहीं ये वाला? हाँ हाँ, थोड़ा सा sir. और समझाने की कोशिश करो, थोड़ा और समझाने की कोशिश करो। देखो, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो, यानी कि हीट जो बेसिकली वो सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, पी वी और टी चेंज होंगे। इस प्रोसेस में तीनों चीज चेंज होंगी। कौन कौन चीजें चेंज होंगी? PVT. V और T। पी वी तीनों वेरिएबल चेंज होंगे, पर हीट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। जीरो। तो यहां पर हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा। इसमें जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो नॉर्मल इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन कैसी होगी? सब कंडीशनल इक्वेशन होंगी। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर फॉर्मूला कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां पर पी वी हाँ जी। वॉल्यूम बदलेगा पर कुछ कंडीशन के साथ, आगे लगा दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट लग गया, पर वॉल्यूम अभी है। यहां पर मैंने बताया कि इसमें बदलाव आएंगे पर कंडीशनल। उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू Sir, NRT. एनआरटी होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किसको कांस्टेंट, यहां पर मैंने कांस्टेंट लिया टेम्परेचर को इस वाले में। अब अगले वाले में प्रेशर को कांस्टेंट ले लूंगा मैं, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, यहां समझा देता हूं पर याद थोड़ा करना पड़ेगा आपको, फिर आ सकता है। रुको, ओके, अब यहां पर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लूंगा मैं, वॉल्यूम लेंगे तो P की पावर 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कौन? हाँ, ओके। तो ये इक्वेशंस हमें याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइनर थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे समझने के। समझना तो मैंने समझा दिया है, पर कंडीशनल चीजों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, चलेगा ना? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब सारे काम आसान है, बस यही थोड़ा सा इक्वेशन टफ थी। अब आगे करते हैं। अब मुझे निकालनी है पहली चीज, क्या निकालते हैं इसमें आप? दूसरी चीज क्या निकालेंगे? Sir, slope. पहले molar हाँ specific heat. हाँ, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं भाई, क्या फॉर्मूला होता है? C is equal to delta इक्वल Q by टू M Q delta अपॉन T. डेल्टा टी। अब यहाँ पर कौन सी चीज जीरो है? Sir, temperature. Sorry. कितना आंसर आएगा? सर जॉर्डन रिलीज। Delta Q. ओके, अब आगे स्लोप निकालना है। स्लोप वही रहेगी, बस क्या चेंज आएगा बता देता हूं मैं आपको। चेंज क्या आने वाला, बस इक्वेशन बड़ा याद रख लो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में नहीं जाने वाले हम लोग, तो सीधा याद रख लें बस। ओके, अच्छा, अब निकालना है मुझे वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे। चौथी चीज क्या निकालते हैं बड़ा इसके हम लोग? वर्क वर्क डन। डन।
एक बार जरा इतना देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना मुझे लगता है सबको देखना चाहिए एक बार। सर एक बार स्लो पहला स्टेप है, ये पहली इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। आई थिंक ये जो दूसरी और तीसरी सबको समझ आ गई होगी। एक बात बोलूं, पहले वाली को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने क्या तीनों चीजें बदलेंगी, मैंने क्या बताया, तीनों चीजें बदलेंगी पर कंडीशनल बदलेंगी। ओके, इसको जरा ध्यान से देखना सभी लोग। सर इक्वेशन बता दो एक बार। कौन सी बड़ी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ ना, इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। सर थोड़ा सा जूम करना गया। स्लोप वाली। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, वॉल्यूम हमारा क्या है, बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, तो वन बाय चीजों को मान लो, इसको हमने यहाँ पर रखा, अभी हमने टी को कांस्टेंट रखा है, अगली इक्वेशन में हम किसको कांस्टेंट रख लेते हैं, टी को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये तो यही है, बी उधर जाके क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो अगली इक्वेशन में क्या था, पीवी इक्वल टू, अब हम आगे किसको कांस्टेंट रख सकते हैं, वी को कांस्टेंट रख लो, है ना, तो वी को कांस्टेंट रख लेंगे की इक्वेशन पावर में, गामा। तो क्या होगा, हाँ बस। ठीक है ताइबा, सर हाँ बेटा बोलो। सर एक ट्रिक बताऊं, जैसे पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये ट्रिक शायद से कोई लॉ है, शायद मेरे को ऐसा लगा, रिलेशन है इस चीज का। तो इस बार हमने ना v की वैल्यू को nRT उसकी टर्म्स में सॉल्व करा, तो टीवी गामा माइनस 1 आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें v की वैल्यू पुट करके रखी जो nRT अपॉन p थी, तो उससे p1 माइनस गामा t की पावर गामा कांस्टेंट आ गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज जूबिया ने बड़ा सही आंसर दिया है, अगर हम ग्राफ देखें एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल का, तो एडियाबैटिक का ग्राफ ज्यादा शार्प होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। ये सभी लोग नोट डाउन करो, वेरी गुड जूबिया, प्लीज सभी लोग नोट डाउन करो। ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर शार्प देन आइसोथर्मल। वो पता लगेगा जब हम वो करेंगे ना, हीट इंजन वाला कंसेप्ट करेंगे, जब वहां पर आएंगे कार्नोट साइकिल, वहां पर इसको हम समझेंगे। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, स्लोप जो होगा एडियाबैटिक का वो गामा टाइम्स ज्यादा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। बिल्कुल राइट, उसी को समझाना चाह रहे हैं, मतलब शार्प, इसी का मतलब हाँ। यही है, शार्प कुछ रिलेटेड। बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर हमें निकालना है, ये हमें निकाल लिया है स्लोप, हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला भी जरा हम यहीं से देख लेंगे फटाफट, सिंपल है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, इंटीग्रेशन पीडीवी है ना। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या आएगा, कुछ चीजों को याद कर लेना, ठीक है, डेल्टा ये आ गया अपने पास। ओके, अब यहाँ पर एक चीज होती है, अब यहाँ पर मुझे निकालनी है बेसिकली क्या, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या आएगा सर डेल्टा यू, ये 1 माइनस गामा होता है या फिर y माइनस 1, शायद से 1 माइनस होता है, इससे गामा, y इज गामा, यहाँ पर गामा है, मतलब 1 माइनस होता है वो तो माइनस, अच्छा माइनस साइन अंदर ले लिया आपने। हाँ ठीक है, ये हो गया सभी का क्लियर। यस ठीक है, अब आते हैं जरा अगली क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर एक सेकंड ऊपर करना, फर्स्ट लो निकल। फर्स्ट लॉ ये लो, ये पांचवा क्वेश्चन मांगो यार, कंफ्यूज रहोगे नहीं तो। अब यहां पर ना आइसोकोरिक प्रोसेसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम वाला पार्ट। चले आगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ अब आइसोकोरिक में आते हैं, तो आइसोकोरिक में हमें एक बात समझ आती है, आइसो मतलब सेम, और कोरिक मतलब वॉल्यूम। ओके, तो क्या करेंगे इसमें, क्या आएगा, वॉल्यूम क्वेश्चन लेंगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये हमारे पास जो पी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई बेटा, टेम्परेचर। और ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, अभी ग्राफ कैसा बनता है, कौन? इसमें ग्राफ सेम ही बनेगा ना, वैसे ही यस सर। कांस्टेंट वाला ग्राफ बन जाएगा इसमें। तो कांस्टेंट में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, पैराबोला नहीं होती, और हाइपरबोला नहीं होती, कैसी होती है,
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये दोनों ग्राफ समझ आए आप लोगों को? यस सर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखो ग्राफ में वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। समझ आई मेरी बात? इसको तो ज्यादा आई थिंक ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत है क्या इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। फिर ये अब यहाँ पर अलग जरा अलग फटाफट केसेस का है बेटा। दोनों हमने अलग अलग प्रेशर का बढ़ाने बताया का था मैं बताता हूँ ना। हमने यहाँ पर दोनों चीजें बता दी हैं। हमने एक में क्या बताया है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज बट वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ नहीं रहा। पड़ता। बस वही दिखाया हुआ इसमें। ओके, दोनों में प्रेशर अलग बढ़ा अलग रहे हैं। डायरेक्शन है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज मैं लिख सकता हूँ वैसे, नहीं इसको इक्वेशन में कर लेंगे, अभी फिलहाल आप ऐसे ही रखो। देखो अगर आप यहाँ पर हीट बढ़ाएंगे, सुनो बेटा बात को सुनो, अगर आप यहाँ पर हीट बढ़ाएंगे तो कौन सी चीज बेटा आपके पास बढ़ेगी? प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होगी आपकी? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से हीट को निकाल दूं, नेगेटिव। नेगेटिव। बस ये दोनों ग्राफों में हमें समझना है और कुछ नहीं करना। इसका मतलब पहले वाले में हीट दी गई थी और मतलब रिलीज हुआ है, और सॉरी हाँ। दी गई है, और इधर वाले में रिलीज हुई है, इसलिए ऐसा नहीं चेक कर पा। हीट दी गई है और इसमें से हीट को निकाल दिया, ठीक है। ओके, फटाफट जरा आओ जरा, अब फटाफट अपनी इक्वेशन निकाल लो। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सबको। डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है क्या? यस सर। क्या? इसका मोलर, इसका फॉर्मूला अलग होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये याद रखना है। और इसकी जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी अपने पास वर्क डन की, उसको भी सिंपल याद रखना है। उसमें कोई लंबे चौड़े प्रोसेस में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि सिर्फ हमें फिर फॉर्मूला ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर इस बात को थोड़ा समझना होगा, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं कर रहा, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास? 0। ठीक है। हाँ, जूबे ने बेटा लिख दिया, देखो सभी का, मोनो का, डाया का और ट्राया का। जैसे मैं लिख ही देता हूँ बेटा, मोनो का फ्रीडम होगा 3 और डाया का कितना होगा 5 और ट्राया का कितना होगा 7। एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है गड़बड़ है इसमें। ओके, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर आपको इंटरनल एनर्जी का मैंने ऊपर बताना है बेटा। सर ट्राई का 7 होता है। सर 7 होता है। ट्राया का ना? यस सर 7 था। हाँ, अच्छा अब यहाँ पर जो मेरी बात को समझना, यहाँ पर मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में ऊपर ही बता दिया आपको, तो इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अब है आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक में आओ, आइसोबैरिक निकाल लोगे सभी लोग कि मुझे करवाना पड़ेगा इसको? सर अब इसमें वही प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। कहाँ गया ग्राफ इसका? ग्राफ ही गायब है, तो ये लो ग्राफ इसका। अब यहाँ पर कौन बदल रहा है देखो, इस बार वॉल्यूम बदल। बस। ओके, इसका मैं मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ और इसका वर्क डन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट। पी डेल्टा वी, जो कि बदल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा 1, या इसको लिख सकते हैं सीवी प्लस। हो जाएगा सभी की? आप सॉल्व की नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर अब सेकंड लॉ क्या बताता है? यार मुझे बताओ, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली में दुनिया में फॉलो होता है कि नहीं? नो सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दुनिया में फॉलो होता है क्या? यस सर। नो सर। किसमें? नहीं होता। कुछ हीट लॉस्ट हो जाती है किसी प्रोसेस। हाँ, एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होना ही है। अगर मैं सोचूं पूरा का पूरा सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड लॉ में बेटा, मैं सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स बता रहा हूँ। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है कि जो हमने फर्स्ट लॉ किया है वो गलत है। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड था?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दुनिया में कोई चीज कंजर्व नहीं है। ओके, यस सर, थोड़ा थोड़ा तो निकली। बस यही है। सेकंड लॉ क्या बताता है, हमने जो मैं बताता हूँ अभी, जो हम आगे कुछ एप्लीकेशंस करेंगे ना, उस सेकंड लॉ को समझाने के लिए हूँ। ये सबको समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। अच्छा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? सेकंड लॉ आपने क्या बताया, एक बार बताना जरा। सेकंड लॉ में एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है बाहर। ओके सर, ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ यार, अब चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने प्रॉपर हीट की, अब उसमें से कुछ हीट यार चाय बनने में तो चाय को भी तो बनाएगी कि नहीं? यस सर। जो बचेगी चाय बनने के बाद वो सारी कहाँ जाएगी? ओके सर, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आपको? ओके सर, ओके, आ गया ना? अच्छा, अभी यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर आइए फटाफट सभी लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है जिसको आप रिवर्स वापस कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय को बना दूं, एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने चाय को बना दिया, क्या मैं दूध पत्ती चाय को अलग अलग कर सकता हूँ क्या? नो सर। सर तो वो क्या हो गया? रिवर्सिबल। और जिसको हम वापस अपनी जगह पा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग पता क्या, हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है, मर जाएंगे, जला देंगे या दफना देंगे तो क्या होगा? वापस सारे मटेरियल्स अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। यस सर, रिवर्सिबल है ना हम लोग रिवर्सिबल है, समझे बात? तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल को शो करने वाला है वो ये है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। ओके, मतलब ए से लेके बी तक का वक्त निकालो, चाहे बी से ए तक का निकालो, आंसर सेम आएगा, कंजर्व होता है वक्त। यस। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड लॉ को ही फॉलो करने के लिए, हम करने जा रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है ये बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हीट इंजन होता है जो आपकी हीट को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो मैं बता, हाँ बोलो बेटा। सर मैं बताऊंगा 3 पार्ट कौन कौन से? हाँ, सोर्स, सिंक और वर्किंग सबस्टेंस। एक होती है कौन सी? बोलो बोलो। हाँ, सोर्स। और दूसरी क्या होती है? एक कोल्ड सिंक, कोल्ड बॉइल। वेरी गुड। और ये तीसरा पार्ट जो होता है मेन, वो कौन सा होता है? वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या होता है, जो बेसिकली इसका टेम्परेचर होता है, हीट होती है Q1, यहां से इसको Q1 हीट मिली, इसने जितनी यूज करनी थी की, बाकी जो बचेगी सारी कहां चली जाएगी? कोल्ड बॉइल, सिंक में चली जाएगी। अब वर्क डन है। अब यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, अब इस सिस्टम ने कितना वर्क यूज किया होगा? इस वर्किंग सब्सटेंस ने, इसने किया होगा Q माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, निकाल सकता हूँ क्या एफिशिएंसी में? यस सर। यस। कितनी आएगी? वर्क डन बाय एफिशिएंसी, उसके मतलब इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगा ना। आउटपुट बेसिकली यही है भाई, सिस्टम कितना काम करेगा, कितनी कितनी मशीन चलेगी, वो हमारा क्या है? आउटपुट। आपने कितनी हीट दी, वो क्या है आपकी? इनपुट। बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? तो ये है हमारी एफिशिएंसी। सबको चमका कि नहीं? यस। भाई आज क्यों जो रेफ्रिजरेटर पे आ जाओ। अब रेफ्रिजरेटर में काम उल्टा चलेगा। अब मैं यहाँ पर सबको एसी का प्रोसेस समझ आता है? एसी कैसे काम करता है? यस सर। एसी ये पहले सराउंडिंग में हीट इंजन क्या करता है? सराउंडिंग में छोड़ता है हीट को, और ये क्या करता है? वहां से लेता है, वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो आपके कहते हैं ना एसी अच्छा नहीं होता है, एटमॉस्फेयर के लिए एसी अच्छी चीज नहीं है,
वो कैसे है, देखो जो हमारे आसपास की नमी होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसको चूस लेता है, ठंडी 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 चीजों को चूस लिया, सिंक से इसने चीजों को चूस लिया, हाँ। और जो यूज किया और बाद में देखो पानी की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। हाँ सेम हाँ, रेफ्रिजरेटर सर। भी ये करता है। हमारे इसमें सराउंडिंग्स, इसमें क्या हुआ, सराउंडिंग्स पे काम किया गया है, हाँ। और सराउंडिंग्स पे काम किया गया है, और इसमें क्या है, सराउंडिंग से हुआ है, सराउंडिंग से हुआ है। कंसेप्ट समझ आया सभी को? सर एक बार रिपीट करना। अरे यार इतना गला दर्द कर रहा है मेरा यार। सर एक बार बस हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन जितना काम करता है हीट को बाहर रिलीज कर देता है, मतलब उसने सराउंडिंग्स पे काम किया है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सराउंडिंग से काम हाँ सराउंडिंग्स पे काम करता है, अब सराउंडिंग एनर्जी लेगा तो क्या करेगा, उसको रिलीज भी करेगा, तो गर्म ही, तो आप देखो रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ लगाओ, गर्म हवा आती है बाहर की नहीं? यस सर, आ गया। हाँ कंसेप्ट समझ आया? यस सर, क्लियर। समझ आया? अब देखो इसीलिए एसी फ्रिज वगैरह वो क्योंकि अगेंस्ट नेचर काम करती है। नेचर का काम क्या है, नेचर काम हीट इंजन वाला है, पर वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है। नेचर से लेके नेचर को बर्बाद, नेचर से लेके नेचर को एक अलग हीट दे रही है। दुनिया में जितनी दुनिया में हीट थी, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ के हिसाब से आगे पीछे कंजर्वेशन लॉ मान लो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा उसको, पर ये उसके अगेंस्ट काम कर रही है। रेफ्रिजरेटर नेचर के अगेंस्ट, क्योंकि वो अलग हीट प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए तो हमारे देखो गर्मी बढ़ रही है, यही रीजन है। यस सर। हाँ बेटा राधिका बोलो। सर एक एग्जांपल ये भी तो हो सकता है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं सराउंडिंग से और उसको हाँ। CO2 दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। यस बिल्कुल, ये उल्टा काम हो रहा है। वेरी गुड, दिमाग है लड़की के पास, वेरी गुड राधिका। ओके सो ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। तो अभी ना इसका भी हम एक लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अभी यहां पर एफिशिएंसी थी, अब यहां पर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस, यहां पर इस बात को समझना होगा। सभी बोलेंगे सब एक चीज है एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, नो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना इनपुट और कितना आपने दिया और कितना आपको मिला, नेचुरल फिनोमिना है। पर जब मशीनरी उल्टा काम करना शुरू करती है तो हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे यहां पर ध्यान दिया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, वहां पर था क्या, यहां पर हम क्या साइन यूज करते थे, ईटा का, यहां यूज करेंगे बीटा का। क्या लिखेंगे यहां पर, वही है इनपुट अपॉन आउटपुट, पर तरीका लिखने का कंसेप्ट अलग है, सोचना अलग है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या था हमारे पास, वर्क डन बाय, देखो उल्टा लिखा है कि नहीं? यस सर। हाँ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां Yes, पर क्या sir. है, इनपुट अपॉन आउटपुट। आउट बिल्कुल उल्टा है। अगर पूछा जाए, मतलब अगर आप एक पढ़ ले तो दूसरा समझ आ जाएगा, सब कुछ उल्टा लिख देना है बस। आपको पता है जब मैं 11th में था ना, तो भाई मेरे को नहीं समझ आता था, मतलब अगर ये हीट इंजन पढ़ ले, इतना कंफ्यूज था ना, तो मैंने कहा तोड़ निकाल दिया, मैंने समझना कोशिश कर दिया, तो मेरे को ये समझा उल्टा लिख दो बस, और हो जाएगा। हाँ हाँ सर, उल्टा ही है। सर हम्म अभी जो हमने इंजन किया वो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किया, हाँ ये भी और सेकंड लॉ को फॉलो कर रहा है। रेफ्रिजरेटर भी जैसे हम सोल्व करते हैं ना इसकी डेरिवेशन, जैसे अभी मेरे पास लिखी है वहाँ पे हमने बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से W निकाला। तो अरे उसमें हाँ ठीक है, एक मिनट थर्मोडायनेमिक्स रुकिए। की बेसिकली क्या है, हम दोनों में बेटा सेकंड लॉ ही यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपने आइडियल, हाँ ये आइडियल की कंडीशन है। ठीक है, मान लिया अभी जैसे हमने आइडियल एरिया, मान लो कुछ भी लॉस नहीं कर रहे, और लॉस नहीं, यार देखो लॉस का देखो हम यहाँ पर एफिशिएंसी और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं कि भी कितनी इनपुट है कितनी आउटपुट है, हम उसको यहाँ पर बेटा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट कभी सेम नहीं है, ये अगर सेम हुआ तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, पर ये सेम नहीं होगा तो किसको फॉलो करेगा? सेकंड लॉ। सेकंड, सारा सेकंड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है बेटा। ठीक है, ये ओके डेरिवेटिव सर। है, आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दीजिए अभी, 100 चीज माइंड में और चलेगी, सर कंफ्यूज हो जाएगी। क्या बेटा? और ये अभी जो लिखा है 1 माइनस ईटा लिखा है। ईटा है ओके। क्योंकि हमने उसकी उल्ट एफिशिएंसी के साथ रिलेट कर दिया ना दोनों को। हाँ ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहां पर मैंने अभी आपने शार्प वाली जो बात कही थी, किसी बच्चे ने, जुबे ने बताया था, वो ग्राफ वाली। अब बताओ यहां पर एक ग्राफ में दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये ग्राफ है दो। अब मुझे ये बताओ किसमें से कौन सा एडिबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है? सर ए वाला एडियाबेटिक। कौन सा ऊपर वाला, Q1 वाला या Q2 वाला? बी वाला हाँ, बी वाला क्या होगा? आइसोथर्मल और सी आइडियल। एडिबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल आपको बता देता हूं इसमें क्या बताया गया है। हाँ देखो, जब हम यहां से ए से बी की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली आइडन इंजन होता है जो रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टेम्परेचर है, T1 और T2। मतलब T1 का मतलब क्या है? हीट देना, और T2 का मतलब है हीट लेना। ओके, तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट दो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें हमारे पास आइसोथर्मल के दो प्रोसेस हैं, और इसमें दो प्रोसेस एडिबैटिक के भी हैं। एक कौन सा है? दो आइसोथर्मल, दो एडिबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझिए, हमें बेसिकली इसकी क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी होती है किसी भी कार्नोट साइकिल। ओके, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर हमने इसको हीट चेंज किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। और इस वाले में क्या है बेटा? हम ऐसे समझते हैं, देखो मैं बताऊं देखो, हम ऐसे गए तो हमने क्या किया, उसका हमने हीट घटा दिया, तो हीट घटाने से वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। घटाइए ग्राफ। यस सर। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर बी से और सी की तरफ गए हैं, हमने यहाँ पर उसका बेसिकली क्या किया है, टेम्परेचर को और घटा दिया, और घटा दिया। घटाने से क्या उसका वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया। अब चलिए ऊपर की तरफ, अब क्या हो रहा है, हम उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं पर हीट बढ़ा रहे हैं, हो गया। तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये? नहीं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, नहीं, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट गया, ऊपर वाले टेम्परेचर बढ़ाया था हमने। अब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटा? ये एडियाबैटिक। मैं बताता हूँ, छोड़ो, ये कंफ्यूजन में रहोगे, छोड़ देते हैं इसको। एक फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला याद करो मेन, ये फॉर्मूला करो बस। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा कैसे करना है आप लोगों को। ओके, ज्यादा नहीं इसमें मगजमारी करेंगे, तो जो न्यूमेरिकल्स में आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, इसको लिखो, तो न्यूमेरिकल्स में इसको सारा मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये नॉट सो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करेंगे आज आप लोग, बेसिकली ये जितने मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चन है पहले देखते हैं। हम राधिका बोलो। सर ये जो आपने साइक्लिक प्रोसेस जो बताया अभी आपने, इसमें आपने बोला ए से बी जाएंगे तो जब वर्क डन जो होगा, और बी से ए जाएंगे जब वर्क डन होगा, दोनों सेम रहेगा। जो उसका ग्राफ है ऊपर है साइक्लिक प्रोसेस का, जो साइकिल वाला ये वाला, हाँ, सेम वर्क डन आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट इंजन द्वारा साइक्लिक प्रोसेस यूज किया जा रहा है, तो हाँ। उसके अंदर ए से बी जाने पर, बी से सी जाने पर, और सी से सभी ए का वर्क डन पर जाने कांस्टेंट पर। रहेगा। हाँ, जुबिया 49 बेटा 42 क्वेश्चन है जुबिया।
44 है। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ सभी को, यहाँ पर एक चीज को समझना, यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बाकी तो आसान आसान है। देखो 11 से लेके 17 तक, ठीक है, ये आप मत करना प्रैक्टिस, ये मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बाकी सारे वर्कडन वाले क्वेश्चन है, 1 से 10 वर्कडन वाले क्वेश्चन है। उसके बाद सारे आपके वो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल ग्राफिकल क्वेश्चन है, एरिया वगैरह निकालना है, इसे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार ट्राई करना, जो नहीं निकलेगा सारे ट्राई करना, जो नहीं निकलेंगे आप मुझे बता देना। हाँ बेटा राधिका बोलो। सर सबसे पहले जो भी आपने बताया था एक बार दोबारा बता दोगे? कौन सा सबसे ऊपर फर्स्ट पेज, बिल्कुल फर्स्ट। मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू था तो मुझे वही समझ में नहीं आया। जी वाला क्या? हाँ 0 से। ये बेसिक टर्म क्या? 0 लो। जीरो थ्रो, अरे नहीं, जीरो zero थ्रो law होता है। सुनो, जीरो थ्रो का मतलब है अगर तीन सिस्टम आपस में, कितने भी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, अगर जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉल है एडिबैटिक बॉल, हाँ यहाँ पर एक बॉल है, कौन सी बॉल है? एडिबैटिक बॉल। अब एडिबैटिक बॉल तो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगी ना। पर सी और बी के में हीट ट्रांसफर होगी। हाँ तो सी और ए के बीच में भी होगी। हाँ ओवरऑल क्या होगा, इनका टेम्परेचर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ओके ओके ठीक है, तो अभी आप लोग इन सभी हाँ, हो क्वेश्चंस गया। की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शाम को हमारी फिर से क्लास है और हम क्लास में ज्यादातर देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। ओके, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। और 11 और 17 तक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो आप नहीं करेंगे, वो मैं कराऊंगा। उसके अलावा जितने कोई सारे आप प्रैक्टिस करेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं। ओके, क्योंकि सीधे सीधे वर्क डन वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑल मैंने ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ओके, तो ये जो यहाँ पर मैं बता 11 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है वो है एडिबैटिक प्रोसेस वाले हैं, जिनमें गामा वगैरह यूज होगा, तो आई थिंक आपको वो नहीं निकलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। बट हमें तो आ गया ना वो। अरे वो तो आ गया है ना, पर फिर भी न्यूमेरिकल जो है आप ट्राई करना, नहीं निकले तो मैं कराऊंगा। सबसे टफेस्ट पार्ट मैंने अपने लिए रख लिया कि चलो उसको मैं करवा दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी मैं शाम वाली क्लास में आपके जो है बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर काम कर पाऊंगा। तो सर यहाँ पर मैंने नीट वाले क्वेश्चन को देखो, 18 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है, फिर देखो 15 में आया है। ठीक है, 17 में, 16 में, 13 में, तो इसीलिए इनको मैंने क्या किया हुआ है, इसी में ऐड कर दिया सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको जब प्रीवियस ईयर करें तो उसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपको आ जाए फटाफट। उसको हाँ 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे क्लास मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करिए, शाम को भी 1 घंटे लग जाएंगे क्लास के अपने। सर हाँ जी 3 घंटे अभी हमारे पास। हाँ, आपके पास